गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं अनअकैडमी पर आपके साथ ज्ञान प्रकाश, और आज फिर हम एक नए सेशन के साथ उपस्थित हैं। संविधान के तमाम विधाओं को समेटे हुए आज प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फिर एक बार पुनः चर्चा होगी, और इस सेशन में आप प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट और प्रधानमंत्री की जो टेन्योर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसी तरह से जिस प्रकार से हम लोगों ने बाकी प्राइम मिनिस्टर के बाकी चीजें प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हम लोगों ने आर्टिकल्स देखा, आर्टिकल 74 को देखा, आर्टिकल 75 को देखा, 77 को देखा, 88 को देखा। तमाम आर्टिकल्स देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर का एक एस्पेक्ट और बच रहा था कि आखिर में प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। हमारे देश में 75 में है कि देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे के यहाँ अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत का एक मंत्रिपरिषद होगा, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस है ना टू द प्रेसिडेंट। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगा, और राष्ट्रपति उस एड एंड एडवाइस के अनुसार यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा, और तमाम कानून विधि व्यवस्था उसके अनुरूप चलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विधा है संविधान, जिसमें आप जितना इंटरेस्ट ले सकते हैं उतना वो जगते जाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रत्येक टॉपिक को आप सेल्फ स्टडी के रूप में बहुत बेहतर ढंग से कंप्लीट करते जाएंगे। प्रश्नावली को आप देखने के बाद प्रश्न आपको स्वयं बनते जाएंगे। इवन आप नए प्रश्न आपके दिमाग में भी इमर्ज हो सकते हैं, नए प्रश्न बना सकते हैं, और इस प्रकार से संविधान के समस्त प्रश्नों को आप विश्लेषण के तौर तरीके पर उसको समझकर उसके आंसर को कंसेप्चुअल आप उसको समाधान कर सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, और हमने देखा था कि मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मैंने आपको एक आर्टिकल की चर्चा की थी, आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज 3, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल या डायरेक्टली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्स। आज उसी पर चर्चा करेंगे किस प्रकार से सामूहिक उत्तरदायी होगा। उसके पहले हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कैसे होता है, नियुक्ति कैसे होता है, कैसे वो बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा में उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, क्या वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, क्या जिस समय प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा है किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। तमाम तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर अगर किसी सदन का सदस्य नहीं हो तो कितने दिन तक रहेगा, क्या वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, क्या वो राज्यसभा का सदस्य होता है, क्या वो विधानसभा का भी सदस्य हो सकता है, और है तो कितने दिन तक रहेगा, क्या रहेगा, लाभ के पद पर है तो क्या होगा। बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो प्रधानमंत्री के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और इस रूप में हम आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति निश्चित रूप से आर्टिकल नंबर 75 के क्लॉज 1 के तहत प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह अनुच्छेद 75 आपको 75 नंबर अनुच्छेद आपका स्पष्ट रूप से आर्टिकल नंबर 75, मेरे हाथ में कुछ अनुच्छेद के कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लिखा हुआ है कि 75 द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आपको याद मैं करा चुका हूं, इतनी बार मैंने दोहराया, इतनी बार रिवीजन किया कि आपको अनुच्छेद 75 डायरेक्ट याद हो गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। लेकिन अभी हमने चर्चा किया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वो कौन से कंडीशन है, वो कौन से इश्यू है कि जिसमें किसी एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 75 का सब क्लॉज 1। उस समय स्थिति परिस्थिति को देखेंगे, जिसमें हम अभी बात करेंगे संसद के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, चुनाव के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू। चूंकि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर नॉट इलेक्टेड होता है, निर्वाचित नहीं होता है, नॉट नॉमिनेटेड, वो मनोनीत भी नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होता है। आखिर वो कौन सा कंडीशन है कि जो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। वहीं से हम आज चर्चा परिचर्चा शुरू कर रहे हैं। आप आइए लोकसभा ले चलते हैं, हम आपको सीधे राज्यसभा उसकी थोड़ी सी संरचना के साथ प्रधानमंत्री की वस्तु स्थिति को क्लियर करते हुए आज अपने स्वतंत्र दिमाग से आप खुद समझेंगे किस संसदीय चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होगी। आपके क्लियर कट
कंसेप्ट डेवलप होगा। तो अगर देखिए, अगर पार्लियामेंट की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की आप जब भी जानते हैं कि वो इलेक्शन के बाद ही अपॉइंट होता है, लेकिन कई ऐसे बात समय हैं कि बिना इलेक्शन के भी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। आप उसके बारे में देखिए, जैसे चौधरी चरण सिंह, वो इलेक्शन नहीं लड़े थे, मोरारजी देसाई इलेक्शन लड़े थे, चौधरी चरण सिंह इलेक्शन नहीं लड़े थे। तो फिर कैसे एसडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे। एक बैक्स रात में सुने कि प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम नॉमिनेट हो गया और प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट कर दिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के द्वारा। तो देखिए कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, ये नियुक्ति की प्रोसेस और पद मुक्ति। इसी में हम एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करेंगे। ये तीनों कंसेप्ट मिलके आपको प्रधानमंत्री के बारे में समझ में आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का पहला चीज की इसको राष्ट्रपति को अधिकार है। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में ड्वेल कैमरल हाउस होता है। ड्वेल हाउस हमारा पार्लियामेंट द्विसदनीय है, ड्वेल हाउस लेजिस्लेचर है, हमारा ये संसद है। ये संसद आपका पार्लियामेंट समझ सकते हैं, और ये पार्लियामेंट हमारा लोकसभा और राज्यसभा, मैं इसको मान सकता हूं लोकसभा और राज्यसभा। अब इस बीच में ये जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, ये लेजिस्लेचर। संसद क्या है? लेजिस्लेचर, जिसको विधायिका, कहां की विधायिका? राज्य की विधायिका तो नहीं है, संघ की विधायिका है, अर्थात यूनियन लेजिस्लेचर। अब चलिए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रथम लोकसभा, हम एक आपको क्लास लेंगे कि जो अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर बने वो किन परिस्थितियों में हुए, कैसे हुए, उनका चुनाव क्या था और जीतने के बाद उन्होंने कौन से बेहतर काम किए। समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए लोकसभा और ये राज्यसभा, डिफरेंट टाइम्स में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बदलती रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिकल में भी खुद चर्चा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद आफ्टर एवरी सेंसस, अगर चाहे गवर्नमेंट संसद चाहे तो सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता है। तो अब इस रूप में हम देखते हैं आर्टिकल नंबर, हाँ, तो अब ये लोकसभा, अब मान लीजिए अभी वर्तमान में लोकसभा में 545 मेंबर हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर हैं एट प्रेजेंट, और जिसमें आपको इसमें इलेक्शन होता है 543 मेंबर का, और 2 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। जब प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तो डिटेल। अब चलो हम ये बात कर रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री का मतलब गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री का मतलब गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री का मतलब ऐसी सरकार जो बहुमत लेके आई है, जो मेजोरिटी लेके आई है, बहुमत लेके आई है। कहां का बहुमत लेके आई है? क्या राज्यसभा का? नहीं, राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, अस्थाई सदन होता है। न तो इसका एक साथ चुनाव होता है और न ही एक साथ इसका डिसॉल्व किया जाता है, बल्कि ये परमानेंट है और ये धीरे धीरे इसके सदस्य रिटायर होते रहते हैं प्रत्येक 2 साल पर। लेकिन लोकसभा का प्रत्येक 5 साल पर चुनाव होता है नॉर्मल कंडीशन में, बीच में भी हो सकता है, मध्यावधि मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन पहला कंसेप्ट लेते हैं, फिर सेकंड कंसेप्ट, लोकसभा का 5 ईयर में इलेक्शन होता है। समझिए इस चीज को, 5 ईयर में लोकसभा का इलेक्शन हुआ। कितने लोगों का इलेक्शन हुआ? 543। अब इसके लिए किसी भी, कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री और सरकार बनाने से सीधे सीधे रिश्ता लोकसभा का है, राज्यसभा का रिलेशन नहीं है। राज्यसभा का कब रिलेशन होगा मैं बता रहा हूं। तो सीधे सीधे कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर तब होगा जब लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं इनके बहुमत को, मेजोरिटी को पूरा करे। जैसे 543 सदस्य मान लीजिए टोटल निर्वाचित हो गए, तो मेजोरिटी का मतलब क्या? +2 + 1 मतलब 272 एमपी, 272 एमपी। आगे 543, कई कंडीशन। अब राजीव गांधी तो 400 से ऊपर सीट लेके आए, इंदिरा गांधी से बहुत बहुमत से सीट, अभी मोदी आपको 300 से ऊपर सीट लेके आए। अगर आपको लोकसभा में इलेक्शन होता है और किसी पार्टी को क्लियर कट बहुमत मिल जाता है, मतलब 272, अर्थात उस पार्टी की ही सरकार बनेगी। क्यों? कि बाकी जो विपक्ष होगा उसको 269 बचेगा। तो इस तरह से अगर 272 मिल जाता है किसी एक, जैसे शुरू में कांग्रेस पार्टी को हमेशा बहुमत मिलते रहा, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलते रहा,
तो कांग्रेस पार्टी को जब 272 मिल गया तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? सोनिया गांधी भी तो लड़ी थी, सोनिया गांधी को 272 ज्यादा मिला था, तो फिर सोनिया गांधी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बनी? तो उसका तो अलग बात है। लेकिन 272 से 275 मिला, 280 मिला, 309 मिला, 350 मिला, 412 मिले, अर्थात कम से कम मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा। तो अब समझिए इसको, जिस व्यक्ति को सिटीजन, व्यक्ति नॉट पर्सन में तो विदेशी भी आ जाएंगे, जिस देश के किसी भी नागरिक को, सिटीजन को, अगर लोकसभा, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, अगर लोकसभा के 272 लोग आपको लिखित रूप से पत्र दे दें कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर बनिए, तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि लोकसभा में बहुमत का वो नेता होना चाहिए, लोकसभा में बहुमत का नेता होना चाहिए, इलेक्टेड, निर्वाचित शब्द नहीं है। तो इस तरह से चौधरी चरण सिंह का मैं एग्जांपल लेता हूं। चौधरी चरण सिंह इलेक्शन उन्होंने, वो तो संसद गए ही नहीं, तो चौधरी चरण सिंह को लोगों ने क्या किया कि 272 एमपी ने उनको जाके समर्थन दे दिया, चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन इतने टाइम के रहे कि वो संसद छुट्टी में रहा, संसद बैठा ही नहीं और चौधरी चरण सिंह संसद भवन तक नहीं जा पाए। मैं बता रहा हूं अभी, तो मैं कहने का मतलब पहले समझिए, 3-4 बातें समझिए। पहले आपको अगर किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्राइम मिनिस्टर बनना किससे बनेगा? राज्यसभा के बेस के आधार पर बनेगा कि लोकसभा? देखो, प्राइम मिनिस्टर जब भी बनेगा तो लोकसभा के ही सदस्यों के बहुमत से, राज्यसभा का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक, अब ये तो समझ गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा, ये जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर हो, समझ रहे हैं ना? ये कोई जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर हो। प्राइम मिनिस्टर इस सदन का भी मेंबर हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा का भी, जैसे आप मनमोहन सिंह कहां के थे? राज्यसभा के। इंद्र कुमार गुजराल कहां के थे? राज्यसभा के। ये लोग लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़े थे, इंद्र कुमार गुजराल भी इसी में बैठे थे, मनमोहन सिंह भी इसी में बैठे थे, एक बार इंदिरा गांधी भी राज्यसभा के सदस्य थी। तो इस तरह से जो व्यक्ति है, जो सिटीजन है, नागरिक है, नॉट व्यक्ति, वो जो जिसको भी अगर बनना है तो ये अनिवार्य है कि वो लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर बनने वाला व्यक्ति वो संसद का सदस्य होना चाहिए। किसका होना चाहिए? संसद का। अब वर्ड है संसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर वाला, जैसे ये पार्लियामेंट है तो इसके अंदर जो भी है सारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का है तो वही पार्लियामेंट का मेंबर है, और कोई व्यक्ति लोकसभा का है तो वो भी पार्लियामेंट का मेंबर है। अर्थात पीएम जो बनेगा, अपॉइंट होगा, नॉमिनेट होगा, वो संसद का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा हो या राज्यसभा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गया, राष्ट्रपति ने कर दिया, तो राष्ट्रपति अपने मन से तो करेंगे नहीं, वो क्या होना चाहिए? बहुमत दल का नेता होना चाहिए। और कंडीशन में बताऊंगा, अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर अंदर क्या होगा? 6 माह के अंदर अंदर किसी भी सदन का सदस्य बन जाना पड़ेगा। कितने दिन तक? 6 माह का। आप मैंने पीछे आप वीडियो देखिएगा तो मैंने वहां लिखा था, इसकी आर्टिकल में मैं देख कर बताता हूं कि इस आर्टिकल में चर्चा है। हाँ, 75 का 5, आर्टिकल नंबर 75 का 5 क्या कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर 6 मंथ तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता तो वह उसके बाद अपने पद से मुक्त समझा जाएगा, चाहे प्रधानमंत्री हो या मंत्री। अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आइदर हाउस फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months shall cease to be a minister। तो ये कहता है कि 75 का 5 ये कहता है कि यानी कि मंत्री में प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सब आ जाएंगे। तो अगर कोई मंत्री प्रधानमंत्री बनता है और 6 माह के अंदर अंदर अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन जाता है तो अपने पद से मुक्त समझा जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? 6 माह के अंदर अंदर
लोकसभा या राज्यसभा को सदस्यता इलेक्शन जीत कर आना पड़ेगा। इलेक्शन जीत कर, नॉमिनेट होकर नहीं आना पड़ेगा, इलेक्शन जीत कर आना पड़ेगा, मनोनीत होकर नहीं। इसलिए मनमोहन सिंह को देखोगे राज्यसभा से भेजा गया था, इंदिरा गांधी को राज्यसभा से भेजा गया था, फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल को राज्यसभा से, हो सकता है एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाए, उसके लिए आप जाए वरी नहीं होंगे। तो अब पहला सिंपल का कट, तो पहला तो मैं ये बताया, पहला कंडीशन प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या है कि पहला कि इसमें बहुमत दल का नेता हो। अब मान लो कि जैसे 272 तो चाहिए, इलेक्शन तो हुआ, अब किसी एक पार्टी, पहला तो स्पष्ट कंडीशन, पहला तो ये हो गया कि स्पष्ट रूप से मेजोरिटी मिल गया, जिसको 272 एमपी या प्लस उससे ज्यादा लिख के दे दियो, प्राइम मिनिस्टर बन गया। क्लियर कट डिसीजन था कि बाकी के पास पॉसिबिलिटी नहीं बनती। दूसरा कंडीशन है जो आपको दिमाग, मान लो कि इलेक्शन हुआ, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में किसी एक पार्टी को 272 सीट नहीं मिला। ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, ये पार्टी सी है, ये पार्टी डी है, सबने अलग। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ए पार्टी को मिला 202 सीट, बी पार्टी को मिला मान लीजिए 60 सीट, सी पार्टी को मान लीजिए मिला 30 सीट, तो अगर ये दोनों मिल के भी करेंगे तो 262। इस स्थिति में ये अगर ये लोग आपस में कम्युनिकेशन करके, और मान लीजिए डी पार्टी को मिला 140 सीट, ई पार्टी को मिला 30 सीट, इस तरह से, तो हमें कितना चाहिए 272। तो ये ए पार्टी बी पार्टी कम से कम 3 तो चाहिए ही। अगर सी पार्टी तीनों मिल गए तो तीनों मिल जाएंगे तो कितना सीट हो जाएगा, प्लस 30 बराबर 292। ये 292 272 को क्रॉस कर गया। अब ये 292 जो एमपी जुड़े, कहां के एमपी, लोकसभा के। अब ये 292 किसी एक व्यक्ति को, जैसे इंदिरा गांधी की जब सत्ता गई थी तो मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी 66 से 77 तक थी, तो उसके बाद 77 से जो इलेक्शन हुआ उसमें इंदिरा गांधी हार गई, तो मोरारजी देसाई कई पार्टियों के समर्थन, किसी पार्टी को स्पष्ट मेजोरिटी आई नहीं थी। उसी तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी कई पार्टियों ने, बीजेपी ने बाहर से भी समर्थन दिया था। तो इस तरह से कई पार्टी के लोग मिलकर 272 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे, और ये मिलकर 292 लोग किसी एक को बोलेंगे कि हम इनके नाम से समर्थन करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में चलते हुए मोरारजी देसाई, जब मोरारजी देसाई को जब उन्होंने 1977 में 77 से लेकर 79 तक जब उन्होंने शासन किया, तो उन्होंने कई पार्टियों को लेकर उनको समर्थन दिया गया, सबने प्रमाण लेटर दिया, और मोरारजी देसाई 272 सीट से ज्यादा, क्योंकि किसी पार्टी के ऐसे नेता नहीं थे जिस पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, संपूर्ण क्रांति थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल के बाद हुए चुनाव के बाद इंदिरा गांधी खुद हारी थी और उनकी पार्टी भी हारी थी। ऐसे में विपक्ष के किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, सभी लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। बहुत ऑनेस्ट थे, वो हमेशा ट्रेन का सफर करते थे, जल्दी हवाई जहाज नहीं जाते थे, इस तरह से बहुत सारी चीजें थी, बहुत ऑनेस्ट थे। चौधरी चरण सिंह भी बहुत ऑनेस्ट थे, खैर वो सब अलग बातें हैं। तो इस तरह से मोरारजी देसाई को इन लोगों ने इंदिरा गांधी के बाद, आपातकाल के बाद उन्होंने 77 से 79 तक सरकार का प्रधानमंत्री बनाया। तो इन लोगों ने 3 पार्टी, चाहे जो भी हो, अटल बिहारी वाजपेयी सुनोगे 17-18 पार्टी को मिलाकर उनका 272 का आंकड़ा गया था। तो इससे मोरारजी देसाई बन गए प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब कि ये कोई जरूरी नहीं कि वो बहुमत दल का नेता हो, ये जरूरी है कि संसद के, लोकसभा, संसद नहीं, लोकसभा के जीते हुए 272 या उससे अधिक सदस्य जिसको भी सपोर्ट कर देंगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। और इसी रूप में मोरारजी देसाई बने, इसी रूप में इंद्र कुमार गुजराल बने, इसी रूप में आपको देवगौड़ा बने, इसी रूप में आपको वीपी सिंह बने, इसी रूप में अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री बने। और इस तरह से ये चला। तो इस तरह से अब मान लो कि तो 2 ही साल क्यों मोरारजी देसाई के चला। अब इसमें ये 30 कहा कि हम समर्थन नहीं देंगे, तो फिर कितना सीट आ गया 262। इसका मतलब 30 चला गया, यानी कि इनके पास 272 का बहुमत अब मोरारजी देसाई के पास नहीं रहा। अब विश्वास प्रस्ताव लाया गया और इन लोगों ने त्याग पत्र दे दिया।
तो इस स्थिति में दूसरा कंडीशन हुआ, ठीक। तीसरा कंडीशन कि लोगों ने इलेक्शन हुआ और इस तरह का वोटिंग पैटर्न आ गया कि कोई भी गठबंधन, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की जब पहली बार 16-17 दिन की या 13 दिन की सरकार बनी थी, टाइम अगर मैं आपको बता दूं देखकर कि कब बनी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की पहली बार सरकार जो बनी थी 16/5/1996, यानी मई 1996 से 16 मई 1996 से और 1 जून 1996 की उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 16 मई 1996 को ये बने, तो कैसे बने, क्या कारण था कि 1 जून को त्यागपत्र दे दिया। अब देखिए वहां इलेक्शन हुआ और किसी भी पार्टी को 272 नहीं आया, तो सारी ए बी सी डी पार्टियां, मान लीजिए कि ए पार्टी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सारी पार्टियां एक हुई, फिर भी मान लीजिए 240-50 सीट ही लेके आ पाई। इधर सी प्लस डी एक और गुट बन गया प्लस ई, ये भी मान लीजिए इकट्ठा हो रही है तो 150 लेके आई। एक और ग्रुप बन गया एफ प्लस जी प्लस एच, ये अपना 50-60 सीट रखे हुए हैं। इस तरह से कोई भी गुट को 272 नहीं मिलते हुए दिखेगा, नहीं मिला। वैसी स्थिति में तीसरे तरह से प्राइम मिनिस्टर बनने की संभावना कैसे है, वैसी स्थिति में प्रेसिडेंट अपने विवेक से काम करेगा। वो क्या करेगा कि देखेगा कि समस्त ए बी सी डी इतनी पार्टियां में सबसे बड़े पार्टी का नेता कौन है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा, मान लीजिए को मिला हो 160 सीट, इसको 50 सीट, इसको 40 सीट, तो सबसे बड़े पार्टी जिसको सबसे ज्यादा सीट आया उसको प्रेसिडेंट अपने विवेक से उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और उन्हें निर्धारित अवधि 15 दिन 20 दिन 1 महीना के अधीन इनको लोकसभा में, राज्यसभा से मतलब ही नहीं है, लोकसभा में कहेगा कि आप बहुमत सिद्ध करिए। लेकिन इसके लिए वो अपना दावा भी पहले पेश करेंगे। मान लीजिए 160 करेंगे, नहीं हम नहीं बनेंगे, तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए इनको 160 मिला, ये कहेंगे नहीं हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, तो नहीं होगा। तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को, ये मान लीजिए एक दल है 160 एमपी मिलके किसी को आगे करेंगे, तो और इच्छुक हैं अपने दावा पे, तो राष्ट्रपति इस स्थिति में सबसे बड़े दल को बुलाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, उनको शपथ भी दिलाएगा अनुच्छेद 75 के अनुसार, और शपथ दिलाने के साथ साथ उनको कहेगा कि आप हाउस में, मतलब लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करिए। तो ये उत्तरी दिन में क्या करेंगे, अन्य पार्टियों से लगातार संपर्क रहेंगे, किसी तरह से उनको मिलाएंगे, और जिस दिन विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे ये अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, और उस दिन अगर 272 सीट अगर आ गया तो ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और इस तरह से गठबंधन की सरकार भी बन जाएगी। तो ये तीसरा कंडीशन ये हुआ, ठीक है। या फिर अगर एक बड़ी पार्टी नहीं, 3-4 पार्टियां मिला के भी, 3-4 पार्टियां मिला के 160 से ज्यादा का 240-50 दावा पेश कर दे रही हैं, तो उनके नेता को दिया जाएगा। इस स्थिति में जब संसद की स्थिति स्पष्ट, लोकसभा की स्थिति स्पष्ट न हो, तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से उस समय निर्णय ले सकता है कि मैं किसे बुलाऊं प्रधानमंत्री का शपथ लेने के लिए। ये सामान्यतः 3 तरह की परिस्थितियां जिसमें प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक चौथी तरह की परिस्थिति बता रहा हूं जिसके आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो सकती है। वो क्या है, कभी कभी देखे होंगे देवगौड़ा को बनाया गया, इंद्र कुमार गुजराल को बना दिया गया, चौधरी चरण सिंह को बनाया गया, फिर हटा दिया गया। तो जैसे मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार है और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, अगर आप देखें कि एच.डी. देवगौड़ा थे, फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि सोनिया गांधी जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह तो लगातार 10 साल, तो मान लीजिए कि एक पार्टी है सोनिया गांधी, अगर चाहती तो कैसे प्राइम मिनिस्टर बदल सकती थी। सोनिया गांधी ऑल इन ऑल थी, उनको तो प्रधानमंत्री बनना नहीं था,
तो उन्होंने जब इलेक्शन हुआ तो उनके पार्टी का बहुत, जैसे मुख्यमंत्री को बदलते देखे होंगे, महाराष्ट्र में एक समय कांग्रेस की सरकार थी तो 3-4 मुख्यमंत्री बदले, चुनाव नहीं हुआ लेकिन 3-4 मुख्यमंत्री बदल गए। यही चीज प्रधानमंत्री के साथ भी हो सकता है, जो शायद एक आध बार हुआ है। वो क्या है कि मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ और दोस्त सोनिया गांधी, कांग्रेस को 300 सीट आ गई, ठीक, और सोनिया गांधी खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। सोचिए, मनमोहन सिंह को जब बनाया था 2004 में, मनमोहन सिंह कभी सोचे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा? कभी उस डेट के पहले उस विचार में भी नहीं आया होगा। वो तो विद्वान आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, वो फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा काम करते थे। तो सोनिया गांधी ने उनको फोन किया और अपने 272 प्लस एमपी को और गठबंधन जो भी है लिखित रूप से मनमोहन सिंह को दे दिया गया। अब मान लीजिए कि ऐसा होता कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वतंत्र हो जाते, स्वतंत्र व्यवहार करने लगते, वैसी स्थिति में क्या होता? वैसी स्थिति में ये होता कि लोकसभा के, मान लीजिए सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह को हटाना होता तो क्या करते कि 272 या उससे ज्यादा एमपी के लिखित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज देता। तो राष्ट्रपति क्या कहता मनमोहन सिंह के कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, और अविश्वास प्रस्ताव आता, और माननीय मनमोहन सिंह जब वोटिंग होता उनको 272 सीट उनके समर्थन में नहीं मिलता, 272 या उसके प्लस, तो मनमोहन सिंह तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, उनके पास बहुमत नहीं है, उनको त्याग पत्र देना पड़ता, नहीं तो राष्ट्रपति बर्खास्त कर देता। तो सोनिया गांधी अगर चाहती तो मनमोहन सिंह की जगह किसी और को भी बना सकती थी, जैसे इंद्र कुमार गुजराल बने, एच डी देवगौड़ा बने, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे। तो मनमोहन सिंह को हटाकर किसी और का नाम रखती, मान लीजिए कि इनको बनाया जाए, मनमोहन सिंह को हटाकर प्रणब मुखर्जी को बनाया जाए, तो क्या करती? अपने 272 या प्लस सदस्यों का एक बहुमत लिखा हुआ चिट्ठी राष्ट्रपति के पास भेज देती, और राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर देता, उनको बहुमत सिद्ध करने का मौका देता, और इस प्रकार से बीच में भी प्रधानमंत्री चेंज हो सकते हैं, प्रधानमंत्री को बदला जा सकता है बिना लोकसभा के चुनाव के, बिना लोकसभा के चुनाव के प्रधानमंत्री को बदला जा सकता है। और इस तरह से तो ये हो गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की कितनी संभावनाएं हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार, ये सिचुएशन आगे हो सकता है, कोई ऐसा सिचुएशन भी आगे। अब एक तो प्राइम मिनिस्टर बने चौधरी चरण सिंह, अब चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और कभी पार्लियामेंट में गए नहीं, क्योंकि उतने दिन तक पार्लियामेंट की बैठक नहीं हुई। तो ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जो कभी संसद में एंट्री नहीं लिए, कभी संसद में नहीं गए, किसान के नेता थे, बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति थे, और उन्हीं के बेटे अभी अजीत सिंह और ये सब का नाम सुनते होंगे। तो इस रूप में अब है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको समझ में आ गया, अपॉइंटमेंट समझ आया कि किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर की, तो कितने तरह से प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हुई बताइए। पहला, हाँ, तो प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति है वो किस सदन का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा की, राज्यसभा या किसी भी सदन का। तो पहला हुआ या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, यानी कि मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। और हम बताए थे कि जो मंत्री है उसको किसी भी सदन में बैठने का और बोलने का अधिकार है। पिछला जो आर्टिकल है आपको शायद याद है कि नहीं, तो 75 में था, अनुच्छेद 75 में था। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं कि किस प्रकार से मंत्री किसी भी सदन में बैठ सकता है। हाँ, ये आपको आर्टिकल्स नंबर 75 का क्लॉज 1 का पार्ट बी 75 में है कि प्राइम मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति तो इस प्रकार से इसमें आपको चर्चा है कि, है ना, जो भी मिनिस्टर होंगे वो किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। तो मैं ये कंडीशन बता रहा था कि पहला कंडीशन क्या हो गया कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ठीक। दूसरा कंडीशन हो गया कि प्राइम मिनिस्टर जब भी बनेगा वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए या गठबंधन का नेता होना चाहिए, बहुमत दल या
गठबंधन का नेता होना चाहिए। सेम कंडीशन मुख्यमंत्री में विधानसभा में होगा, गठबंधन का नेता होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, ठीक है, या अपॉइंट करने के लिए कंडीशन यह है कि वो सबसे बड़ी पार्टी का, जो मतलब जितने चुनाव हुए सबसे बड़ी, अब ये तो होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति कितनी संभावना है जो बुलाएगा, तो वो सबसे, अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को, उस सिटीजन को प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करेगा जो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आई हों। तो ये कंडीशन है आपको प्रधानमंत्री से। अब यह है कि प्रधानमंत्री किन किन आधारों पर हट सकता है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हट सकता है, या फिर वो त्याग पत्र दे, रिजाइन राष्ट्रपति को लिख के दे तब हट सकता है, या तीसरा राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल जब समाप्त हो जाए उसके बाद प्रधानमंत्री अपने पद से हट सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब हट सकता है, वो खुद रिजिग्नेशन दे दे तब हट सकता है, या फिर लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए वो तब हट सकता है। तो इसके साथ हम अगले क्लास में मिलेंगे, जो हमारा क्लास अगला संभवतः हो सकता है महान्यायवादी हो। तो फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, आप इसी तरह से इसे देखते रहें। थैंक्स।